हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ पॉइंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वाक्य के अंग के बारे में। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कौन कौन? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होते हैं। फिर उसके बाद हमने वाक्य के भेद पढ़े थे। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। कौन कौन? पहला अर्थ के आधार पे किया जाता है, दूसरा रचना के आधार पे किया जाता है, तीसरा शैली के आधार पे किया जाता है, चौथा क्रिया के आधार पे किया जाता है और पांचवा आकृति के आधार पे किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कल पहला अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे हम इसको 8 भागों में बांटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पे 3 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? एक साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा जटिल या मिश्र वाक्य। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे। तो हम देखते हैं उपवाक्य के बारे में। उपवाक्य क्या होता है? ठीक है, तो उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो हम पहला देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? तो वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। चलिए लिखते हैं हम। वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहयोग करें उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, वह वाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहयोग करे उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए हम जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? मैं पढ़ूंगा क्या है? ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब दूसरा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। चलिए लिखते हैं हम। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
प्रकट करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम, जैसे वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। ठीक है, तो इस वाक्य में जो कल अनुपस्थित था, ये क्या हुआ? विशेषण। ये है विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और इसमें प्रधान उपवाक्य कौन हुआ? तो वह विद्यार्थी बीमार है, ये क्या हुआ? आपका प्रधान उपवाक्य हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताए, जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। चलिए लिखते हैं हम, जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम देखते हैं, जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें जब पानी बरसता है, ये क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। ठीक है, चलिए हम उपवाक्य के बारे में पढ़ लिए, तीनों उपवाक्य के बारे में। अब आगे चलते हैं हम वाक्य के बारे में। जो वाक्य का तीसरा भाग है, 3 नंबर, इसे हम शैली के आधार पे देखते हैं। हम शैली के आधार पर, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो शैली के आधार पे वाक्य को हम, ठीक है, शैली के आधार पे वाक्य के
तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो वाक्य के तीन भेद होते हैं। ठीक है, शैली के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है शिथिल वाक्य। शिथिल वाक्य। दूसरा समीकृत वाक्य। और तीसरा है आवर्तक वाक्य। ठीक है, तो शैली के आधार पे ये तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्त वाक्य। ठीक है, तो ये इनके बारे में ये परीक्षा के उपयोगी से ज़्यादा उपयोगी नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, तो हम सिर्फ इनके बारे में इतना ही जान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम 4 नंबर के बारे। 4 नंबर देखते हैं हम। 4 नंबर क्या है? क्रिया के आधार पे। ठीक है, क्रिया के आधार पे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्रिया के आधार पे। तो क्रिया के आधार पे वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। तो क्रिया के आधार पे पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं हम। तो पहला होता है क्रिया युक्त वाक्य। क्या होता है? क्रिया युक्त वाक्य। और दूसरा होता है क्रिया मुक्त वाक्य। क्रिया मुक्त वाक्य। ठीक है, तो पहला होता है क्रिया युक्त वाक्य और दूसरा होता है क्रिया मुक्त वाक्य। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं हम पहला क्रिया युक्त वाक्य के बारे में। ठीक है, तो क्रिया युक्त वाक्य। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम। तो जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग होता है वे क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग होता है वे क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में हम देखते हैं, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो क्रिया युक्त वाक्य है उसके भी तीन उपभेद होते हैं। ठीक है, जो क्रिया युक्त वाक्य है, क्रिया युक्त वाक्य के भी तीन उपभेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं हम। तो पहला होता है कृतवाच्य। पहला होता है कृतवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। ठीक है,
और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है। क्रिया युक्त वाक्य के, यहाँ वाक्य भूल गए हैं, क्रिया युक्त वाक्य के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है कर्मवाच्य, पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। चलिए हम देखते हैं कृतवाच्य के बारे में। पहला वाच्य, इसके बारे में देखते हैं हम। तो क्या होता है कृतवाच्य? क्रिया के जिस रूप में वाक्य के उद्देश्य का बोध हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप होते हैं। ठीक है। चलिए लिखते हैं हम इसको। क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो, ठीक है, बोध हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है। तथा इसमें कर्ता प्रधान होता है। ठीक है। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप होते हैं, और पुरुष कर्ता के अनुरूप होते हैं। ठीक है। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है। इसमें कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम जैसे देखते हैं, हम जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है। राम ने रावण को मारा। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें कारक चिन्ह सहित कर्ता है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। दूसरा है कर्मवाच्य। ठीक है। कर्मवाच्य के बारे में देखते हैं। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के क्रिया युक्त वाक्यों में कर्म ही प्रधान होते हैं। ठीक है। चलिए लिखते हैं हम इसके बारे में। क्रिया के जिस वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य
कहते हैं। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें कर्म ही प्रधान होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे मेरे द्वारा चला जाता है। ठीक है, मेरे द्वारा चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला 3 नंबर है भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम भाववाच्य को। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। ठीक है, तो भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे बच्चों द्वारा गाना गाया गया। बच्चों द्वारा गाना गाया गया। ठीक है, एक और देखते हैं, मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो ये तो हो गया जो क्रिया युक्त वाक्य हैं, उसके ये 3 भेद थे। ठीक है, अब क्रिया मुक्त वाक्य देखते हैं हम, जो दूसरा नंबर है क्रिया मुक्त वाक्य। ठीक है, क्रिया मुक्त वाक्य के बारे में पढ़ते हैं हम। तो जिस वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से एक क्रिया का प्रयोग न हो, उसे हम क्रिया मुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, तथा इसे प्रायः एक पदीय वाक्य में भी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखते हैं हम। जिस वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से एक क्रिया का प्रयोग न हो, एक क्रिया का प्रयोग न हो, वह क्रिया मुक्त वाक्य होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे
मोहन वे कब आएंगे, वे कब आएंगे। ठीक है, ये क्या है, ये क्रियामुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए अब हम 4 नंबर पर पढ़े थे, क्रिया के आधार पे हमने वाक्य के भेद को पढ़ लिया। क्रिया के आधार पे 2 प्रकार के होते थे, पहला क्रिया युक्त वाक्य, दूसरा क्रिया मुक्त वाक्य। तो हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं हम अपने 5वें नंबर पे, जो है हमारा आकृति के आधार पे। आकृति के आधार पे, ठीक है, आकृति के आधार पे। तो इसे हम आकृति के आधार पे, जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस इनके 2 भेद होते हैं वो हम जान लेते हैं। ठीक है, इनके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से। तो पहला है हमारा अयोगात्मक। ठीक है, अयोगात्मक। ठीक है, और दूसरा है योगात्मक। योगा। ठीक है, तो आकृति के आधार पे 2 भेद होते हैं, पहला है योगात्मक और दूसरा है, पहला है अयोगात्मक और दूसरा है योगात्मक। ठीक है, तो चलिए वाक्य और वाक्य के भेद के इस चैप्टर में बस इतना ही, अभी पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।